पढ़ा आप लोगों ने, रंजीत के नाम अगर वारंट निकल चुका है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पुलिस उसके बारे में अच्छी तरह जान गई और कल को यह आदमी हमें भी फंसवा सकता है। मैं तो कहता हूं उसे, तुम यहां कब आए? बस अभी अभी। देखो रंजीत, ये मेरा घर है और मैं एक इज्जतदार आदमी हूं। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया और पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो इज्जतदार आदमी की इज्जत में फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो यही कोशिश कीजिए कि पुलिस मुझे गिरफ्तार न कर सके। तुम्हारी गिरफ्तारी से हमारी इज्जत का क्या संबंध? अरे क्या हो गया आप लोगों को? इतना भी याद नहीं रहा कि वो फाइलें जिनमें जमुना दास के साथ साथ आप सब लोगों का कच्चा चिट्ठा है, वो आज भी मेरे पास है। मैं चोरों की तरह जेल में बंद हो जाऊं और आप सब लोग साहूकारी करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा गुप्ता जी। अरे भाई रंजीत, और आप भी सुनिए गुप्ता साहब, ये क्या आपस में आप लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? हा? अरे भाई, अगर रंजीत किसी प्रॉब्लम में है तो हम उसके काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? क्या है यार, अगर मैंने कोई गलती की हो तो फील मत करना। मैं बहुत अपसेट सा हो गया हूं। देखो ना, कबीर जेल से बाहर आ गया है और हमारे लिए वो मुश्किल बन सकता है। इस मुश्किल की फिक्र मत कीजिए गुप्ता जी। कबीर और उसके दोनों साथी मैं बंदोबस्त करके आया हूं। आज रात ये तीनों मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ठीक है ना यार? मैं तो सो रहा था, न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे नींद में मुझे कोई हिला के जगाने की कोशिश कर रहा है। जरा सी नींद खुली तो समझ में आया कि ये कुरान शरीफ के सफ़े हवा में पलट रहे हैं और ये आवाज ऐसे लगा बढ़ती चली जा रही। आँख खोली तो अजीब बात है। हाँ अहमद, बड़ी अजीब बात है। आज शाम जब मैं आया तो देखा तुम कुरान शरीफ पढ़ रहे हो। बड़ा अच्छा लगा। कबीर ने ये गीता दी है ना, मैं बैठ के ऐसे पढ़ने, पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। जब इस आदमी ने मुझ पर हमला किया तो यही गीता मेरे सीने पर थी। ये देखो। या अल्लाह, हम जिंदगी भर जिन किताबों पर हाथ रखकर झूठ बोलते रहे, उन्हीं किताबों ने आज हमारी जान बचा ली। देखा तुमने? देखा। मोहन। क्या बात है? क्या हुआ? अगर वो लोग हम पर हमला करवा सकते हैं तो वो तो कबीर को भी नहीं छोड़ेंगे। न जाने इस वक्त तो कहां होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सज्जनों, आज ये नाट्य रंग की सभा
क्यों आयोजित हुई है, ये सब भली भांति जानते हैं। जिसने भी इस फंक्शन का टिकट खरीदा, उसने इन मजबूर और अपाहज सिपाहियों के जीवन पर वो उपकार किया है जिसे ये कभी नहीं भुला सकेंगे। बंधुओं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जीना इनके लिए एक बोझ है, और इस बोझ को ये लोग हमारी सहायता और सहानुभूति के बिना नहीं उठा सकते। आज ये मजबूर और बेबस लोग। चुप कर, चुप कर। बेबस होगा तू, मजबूर होगा तू, नहीं। ये सब दान धर्म की बारिश करनी है तो जा अपने कार पर कर। सदे सामने राजा हरिश्चंद्र बनने की कोई लोड़ नहीं। भाइयों, मैंने कुछ कहना है आपके सामने। मैंने एक बात पूछनी है इन धर्मात्माओं से जो आपके सामने स्टेज पर बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनको जिन्होंने अपने हाथ कटा दिए, अपने पैर कटा दिए, अपनी गर्दनें कटा दी, लेकिन तुम पर खराश तक नहीं आने दी। तुम उनको दान देने के लिए निकले हो जिन्होंने तुम्हारे कार के दीप जलते रखने के लिए अपनी जिंदगी के चिराग बुझा दिए। तो जी तुम क्या दे सकते हो इन्हें? ये नाच रंग की महफिल से जमा किया हुआ पैसा। वाह वाह से जी, अच्छा भाव लगा है फौजियों के खून का। मैं कहता हूं कोई जरूरत नहीं है हमारे लिए नाचने गाने की। सरहद पे जब जंग और मौत का नाच हुआ था तो हमें थे ताल से ताल मिलाने वाले, और अब जिंदगी के गीत पर भी हमसे बढ़कर कौन सुर लगा सकता है? और जवानों, देखते क्या हो, आओ दिखा दो। हमें मरना भी आता है, हमें जीना भी आता है। आओ। इस टाइम पर यहां क्या कर रहे हो तुम लोग? इंस्पेक्टर साहब, हम काफी पुराने दोस्त हैं, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। इधर उधर की बातों में पता ही नहीं चला वक्त क्या है। ठीक है, बाकी बातें कल कर लीजिए, बहुत देर हो गई है। अब घर जाइए। ओके सर। वो अगर आए भी तो इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। तुम अपना चाकू निकाल सकते हो? तुम मुझे पकड़वा सकते थे। हाँ, शायद 2-4 साल की जेल भी हो जाती तुम्हें, और इन 2-4 साल के बाद जब तुम जेल से बाहर निकलते तो और भी ज्यादा बुरे इंसान बनकर। लेकिन अब तुम जेल नहीं जाओगे, एक ऐसे इंसान का खून करोगे जिससे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। और मैं इस उम्मीद पर मरने को तैयार हूं कि शायद एक दिन तुम ये सोचकर शर्मिंदा हो कि तुमने कभी 200-400 रुपयों के लिए एक ऐसे इंसान को मार डाला जिसे तुम जानते तक नहीं। ये शर्मिंदगी तुम्हें एक बेहतर इंसान बना सकती है। फिर तुम पागल हो क्या? मैं क्या, दुनिया ने जिस इंसान से ये बातें सीखी हैं, लोगों ने उसे भी पागल कहा, उसे सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन जानते हो, सूली पर चढ़ते हुए उसने क्या कहा? ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। हे भगवान, इन्हें माफ कर देना, इसलिए कि ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मैं भी तुम्हारे लिए यही दुआ करना चाहता हूं।
बस दैट्स ऑल। अब आप आराम से लेटी रहिए और हम शाम को देखेंगे आप कितनी अच्छी हो गई। थैंक यू डॉक्टर। सिस्टर बैठिए बैठिए प्लीज। क्या देख रही हो? बीमार हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं, वरना बताता। खबर तक नहीं कर सकी कि अस्पताल पहुंच गई हो। क्यों परेशान करती तुम्हें? मैंने सोचा 2-4 दिन मैं ठीक ही हो जाऊंगी। अच्छा सुनो, पिंकी से मिलने गए थे? हाँ गया था। अच्छी। आजकल उसके वो होते हैं ना, टेस्ट चल रहे हैं स्कूल में। हेलो, यस डॉक्टर शाह स्पीकिंग। हाँ डॉक्टर मोहित है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। क्या? व्हाट डिड यू से? वो इंजेक्शन, वो सारे इंजेक्शन नकली हैं। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं जब तक उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आए? ओह गॉड डॉक्टर मोहित, वो इंजेक्शन किसी को दिया जा चुका है। अरे भाई क्या करता, माननी पड़ी बात। तो अब लोग खड़े देख रहे हैं कि ये कौन पागल है जो झूले पे उल्टा लटका हुआ क्या? अब पिंकी आराम से खड़ी तमाशा देख रही डैडी का। और मैं होगी लगाओ झूले। कभी ऊपर जाता हूं तो कभी नीचे आता हूं। मैंने कहा अच्छा भैया हो गया, आप तो छोड़ दो, लेकिन नहीं, लगाओ। जेनी, अहमद, क्यों? मैं मरने वाली हूँ। जेनी, मैं मर रही हूँ अहमद। पिंकी, इसका क्या होगा? कैसे बातें कर रहे हो तुम जेनी? तो कुछ नहीं होगा। अहमद, मेरे बच्चे का क्या होगा? तुम हो ना? हाँ जेनी, मैं उसकी डैडी हो ना? हाँ जेनी, मैं उसका डैडी हूँ, लेकिन अहमद, जेनी, अहमद, जेनी, आइए मिस्टर अहमद, बैठिए। माफ कीजिएगा आपको इंतजार करना पड़ा। ये सारी ऑफिशियल लिखा पढ़ी जो होती है, इस पर साइन कर दीजिए। वो ये क्या है कि नकली दवाओं से या किसी भी अननेचुरल वजह से जिन लोगों की डेथ होती है, हमें उनका पोस्टमार्टम करना पड़ता है, और उसके लिए इस पेपर पर आपके यहां नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये साइन नहीं कर सकता। मैं साइन इसलिए नहीं कर सकता डॉक्टर साहब कि जब तक जेनी जिंदा रही, हर दिन हर पल उसके दिल के, उसकी रूह के टुकड़े होते रहे। उसकी आत्मा लोहलुहान होती रही, लेकिन वो लड़ती रही दुनिया से, जिंदगी से, अपने आप से। और आज वो मर गई। लड़ते लड़ते, गिर के, थक के वो मर गई। जेनी पर जीते जी बहुत जुल्म हुए डॉक्टर साहब। उसकी रूह को बहुत काटा पीटा गया। आइए उसके जिस्म को माफ कर दें। अब जाने दीजिए डॉक्टर साहब, छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए। मिस्टर अहमद, आप शायद पोस्टमार्टम की अहमियत को समझ नहीं रहे हैं। मरीज की मौत इन हालात में क्यों हुई, यह जानने के लिए हमें देखना होता है कि क्या देख सकेंगे आप? क्या देख सकेंगे? और क्या देख सकेंगे वो लोग जो ये पोस्टमार्टम करने वाले हैं? उसकी रगों में बदनामी और तन्हाई के उस जहर को ढूंढ सकेंगे आप जिसने जेनी को उसकी मौत तक पहुंचाया?
जेनी के सीने को चाक करके आप वो छोटा सा घर देख सकेंगे जो उसे कभी नहीं मिला, वो सुहाग का जोड़ा देख सकेंगे जो वो कभी पहन नहीं सकी। इस पोस्टमार्टम में कहीं आपको वो लोरी मिल सकती है जो जेनी गाना चाहती थी लेकिन गा ना सकी। उसकी अनबुझी प्यास, उसके अनकहे दुख, आपके पोस्टमार्टम में इनका कोई पता नहीं चलेगा डॉक्टर साहब, कोई पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि जेनी की मौत किन हालात में हुई है। इस पोस्टमार्टम का कोई फायदा नहीं डॉक्टर साहब, कोई फायदा नहीं।